हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के अध्याय 5 से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प देखते हैं। तो इसमें लिखा अधिशोषण की क्षमता, मतलब अधिशोषक के ऊपर कितना अधिशोष्य क्या होगा, चिपकेगा या जुड़ेगा। ऐसा मान सकते हैं जैसे अपन एक चौक ले लें और उसके ऊपर स्याही गिराए तो चाक के ऊपर स्याही क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो कितनी मात्रा में वो उसके ऊपर क्या होगी, अटैच होगी या उसके संपर्क में आएगी। तो अधिशोषण की जो क्षमता होती है वो ये होती है कि अधिशोष्य अधिशोषक पर कितनी मात्रा में क्या होता है, चिपकता है या जुड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं उसकी सतह पर। तो अब देखते हैं केवल भौतिक प्रकृति पर, केवल रासायनिक प्रकृति पर, भौतिक और रासायनिक दोनों की प्रकृति पर या दोनों पर नहीं। तो देखिए कि सतह पर तो डिपेंड है, क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री। तो सतह जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, भौतिक कैरेक्टर होता है, मतलब भौतिक गुण होता है। तो भौतिक गुण पर तो डिपेंड है ही सही कि सतह अगर ज़्यादा छिद्र युक्त हुई तो क्या होगा, ज़्यादा अधिशोषण होगा। और बनने वाले बंधों, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो बंध बनता है उस पर भी ये डिपेंड करती है अधिशोषण क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकृति पर क्या होती है, निर्भर करती है। अगला है उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि अधिशोषक जो होता है, मान लो ये एक अधिशोषक है और इस पर अधिशोष्य क्या हो रहा है, जुड़ रहा है इसकी सतह पर। तो क्या होगा कि अधिशोषक अगर दुर्बल बंध से जुड़ेगा तो इसको यहाँ से हटाना भी जल्दी आसान होगा। मतलब आप ये समझिए कि अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य आकर क्या होगा, जुड़ेगा। तो उसको बोलेंगे अग्र अभिक्रिया, और अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो इसको बोलेंगे पश्च अभिक्रिया, मतलब जुड़ना और हटना। तो अगर जुड़ते समय ये बंध दुर्बल हुआ तो इसे आसानी से यहाँ से हटाया जा सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में क्रिया कराई जा सकती है। और ये दुर्बल बंध से जुड़ता है भौतिक अधिशोषण में। तो इसका सही उत्तर होगा भौतिक अधिशोषण, जो कि उत्क्रमणीय भी होते हैं, जिसमें अधिशोष्य अधिशोषक पर जोड़े भी जा सकते हैं और उन्हें फिर अधिशोष्य को अधिशोषक से हटाया भी जा सकता है। तो भौतिक अधिशोषण में ऐसा संभव होता है। चूँकि रासायनिक अधिशोषण में बंध मजबूत बनते हैं, इसलिए अधिशोष्य को अधिशोषक से हटाना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में होता है। तो देखिए प्राकृतिक चीज़ें जो होती है वो अधिकतर द्रव स्नेही होती है। ठीक है ना। अब जैसे स्टार्च और गोंद क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंट है, तो ये तो द्रव स्नेही होंगे। जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में होता है और ये जिलेटिन क्या करता है, आइसक्रीम को स्थायित्व प्रदान करता है, उसके क्रिस्टलन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, उसके अलावा जो धातु के सल्फाइड होते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड भी हो या अधातु के सल्फाइड भी हो, ये सारे के सारे द्रव विरोधी बनाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा कि द्रव स्नेही नहीं होगा, तो वो द्रव स्नेही कौन नहीं है, धातु सल्फाइड, क्योंकि ये द्रव विरोधी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन। तो अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को बोलते हैं पेप्टिकरण। विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण मतलब क्या हो, जैसे आप एक कोलाइडी विलयन ले लो और उसमें HCl NaCl इस तरह की विद्युत अपघट्य डालोगे तो उसका अवक्षेपण हो जाता है। मतलब विलयन के अंदर क्या होते हैं, कोलाइडी कण आपस में चिपक कर गुच्छा बना लेते हैं। इसको हम दूध फटने वाली क्रिया से समझ सकते हैं कि दूध में अगर हम नींबू का रस डाल दें गर्म दूध में तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। मतलब सारे कण क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसको अपन स्कंदन बोलेंगे। पानी अलग हो जाता है और उसके वसा के कण चिपक जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को स्कंदन बोलते हैं। तो अगर हम कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाएं तो उसका स्कंदन हो जाता है, मतलब उसके कोलाइडी कण आपस में चिपक कर गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, धुआं ऋण आवेशित कोलाइड है, क्योंकि धुएं को क्या होता है, चिमनियों में एक मेटल रॉड लगाई जाती है, मेटल के वायल। चूँकि मेटल पॉजिटिव है तो धुएं के कण उस पर चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धुएं के कण नेगेटिव होते होंगे तभी उस पर चिपकते। तो धुआं एक ऋणावेशित कोलाइड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे रक्त के जो कण होते हैं वो भी ऋणावेशित होते हैं, तभी फिटकरी लगाने पर रक्त बहना रुकता है। और जो मिट्टी के कण होते हैं वो भी ऋणावेश होते हैं। अशुद्धियाँ अधिकतर ऋणावेशित ही होती है। तो धुआं एक ऋण आवेशित कोलाइड होता है। हार्डी-सुलजे के नियम स्कंदन से संबंधित होते हैं, क्योंकि हार्डी-सुलजे ने प्रयोग करे थे स्कंदन क्रिया पर और इसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए थे जिनको हार्डी-सुलजे के नियम बोलते हैं। तो हार्डी-सुलजे के नियम स्कंदन से संबंधित होते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।